हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर रिवॉल्यूशन आ गया था। हर एक देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, हर एक सिटीजन अपने राइट के लिए फाइट कर रहा था। तो हम इंडियंस कहाँ पीछे रहने वाले थे? आखिर हमें आज़ादी चाहिए किससे थी? भैया, हमें तो आज़ादी ब्रिटिशर्स से चाहिए थी, लेकिन मुझे तो आज़ादी एग्ज़ाम से चाहिए। अरे मैं बहुत परेशान हूँ इन एग्ज़ाम्स को लेकर। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नेशनलिज्म एक तरीके से हर एक कंट्री के अंदर फैल सा गया था। हर एक कंट्री के लोग नेशनलिज्म मतलब अपने देश को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे। इंडिया भी उनमें से एक था जो अपने नेशनलिज्म के लिए लड़ाई कर रहा था। लेकिन इस नेशनल मूवमेंट को ग्रो कराने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम लोग एंटी कॉलोनियल हो जाएं। जो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं हम लोग उनके एंटी हो जाएं, उनके अगेंस्ट हो जाएं। तो अभी हमारे ऊपर राज कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। तो हमें उनके अगेंस्ट होना ही पड़ेगा अगर हमें अपने देश के अंदर मॉडर्न नेशनलिज्म लाना है। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन, ये तीन मूवमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच तक चला था, जिसकी वजह से न्यू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस खड़ी हुई थी। इंडिया ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया था इंडिया का डिफेंस के अंदर। दूसरा पॉइंट ये था कि हर एक चीज़ का दाम अब बढ़ गया था। वॉर ईयर्स के दौरान, जंग के दौरान हर एक चीज़ महंगे दाम पर मिल रही थी। तीसरी चीज़, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे रूरल एरियाज़ के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब कि जो लोग आर्मी के अंदर नहीं जाना चाहते थे उन्हें भी ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स आर्मी के अंदर भर्ती कर रहे थे, उन्हें फोर्स कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? बिकॉज ब्रिटिशर्स को आर्मी की ज़रूरत थी अपने आप को डिफेंड करने के लिए वर्ल्ड वॉर के अंदर। ड्यूरिंग 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 1921 क्रॉप्स फेलियर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया अकर्ड। तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग ब्रिटिशर्स से बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान थे। सबसे पहले तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, हर चीज़ का दाम बढ़ चुका था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे। साथ ही में ये भी देखने को मिला कि हमारी किस्मत तब इतनी ख़राब चल रही थी कि बहुत सारी जगह क्रॉप्स फेलियर, मतलब जो भी हम लोग बो रहे थे, जो भी किसान लोग फार्मिंग वगैरह कर रहे थे, उन क्रॉप्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। कहीं जगह बीमारी भी एक कारण थी। तो ये सारे रीजंस थे जो हम लोग फेस कर रहे थे इन सब प्रॉब्लम्स को। लेकिन ये जो पूरी मुसीबत थी ये यहीं पर ख़त्म नहीं होती। लड़ाई ख़त्म होने के बाद, जंग ख़त्म होने के बाद भी ये सारी मुसीबत ख़त्म नहीं हो रही थी। अब लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें! मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। सत्याग्रह। अब आखिर ये सत्याग्रह है क्या चीज़? सबसे पहले हम लोग समझते हैं, और इस सत्याग्रह ने इंडिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इसको भी हम समझेंगे, और सत्याग्रह को लाने वाला कौन था। तो शुरू करते हैं हम लोग सत्याग्रह के बारे में जानना। सत्याग्रह एक नोवल वे ऑफ फाइटिंग है। नोवल मतलब कि आप बहुत ही समझदारी से लड़ाई कर रहे हो। अब यहाँ पर इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे उनसे यही एक तरीका था जिससे हम लड़ सकते थे, क्योंकि ना ही हमारे पास बंदूकें थी, ना ही तब हम इतने पावरफुल थे कि हम ब्रिटिशर से डायरेक्टली लड़ सकें। तो एक नोवल वे था सत्याग्रह जिससे हम लोग उनसे फाइट कर सकते थे। ये एक नॉन अग्रेसिव, पीसफुल, मास एजिटेशन
अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस था। मतलब कि हम लोग किस चीज़ के अगेंस्ट सत्याग्रह कर रहे थे, हम लोग एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे किस चीज़ के अगेंस्ट, ऑपरेशन के अगेंस्ट। मतलब कि हमें जो ब्रिटिशर्स दबा रहे थे, अपनी मनमर्जी रूल्स हमारे ऊपर थोप रहे थे, उस चीज़ के अगेंस्ट कर रहे थे। साथ ही में जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा था, मतलब हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा था, हमारे साथ गलत हो रहा था इंडियंस के साथ, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। सत्याग्रह का सिंपल मतलब यही होता है कि अपने सच पर अड़े रहना। मतलब जो आपने सच्ची बात बोल दी उसको लेकर आप खड़े हो गए हो और बिल्कुल भी बदल नहीं रहे हो। इट इज़ अ मॉरल फोर्स। सत्याग्रह एक तरीके की मॉरल फोर्स है, कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब देखो, सत्याग्रह के अंदर आप अपनी सच्चाई लेकर खड़े हो, ना आप ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर रहे हो, ना ही आप उनसे वॉलेंटली बात कर रहे हो, बस आप अपनी सच्चाई और अपनी प्रॉब्लम्स को लेके खड़े हुए हो उनके सामने। तो इससे ये देखने को मिला है कि चेंजेस ज़रूर आते हैं। तो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था जिसे हमारे प्यारे गांधी जी ने बहुत सारी अलग कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारे अलग मूवमेंट्स के अंदर ट्राई करा हुआ था। अब वो इंडिया आ गए थे क्योंकि उन्हें पता चला कि यार इंडिया के अंदर हम इंडियंस के साथ इतना ज़्यादा गलत हो रहा है। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आए। गांधी जी ने ऑर्गेनाइज करे बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स। तो एक एक करके सारे मूवमेंट्स को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंपारण मूवमेंट की। देखो हुआ कब था ये, 1916 के अंदर सबसे पहले यही मूवमेंट हुआ है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अंदर गांधी जी ने आखिर करा क्या था। देखो जितने भी बेचारे गरीब किसान वगैरह थे उनसे ब्रिटिशर्स फोर्सफुली फार्मिंग करवाते थे। किसकी? नील की। नील जिसे हम लोग इंडिगो बोलते हैं। इसकी वजह से जो ज़मीन थी वो बंजर हो जाया करती थी, मतलब ख़राब हो जाती थी बहुत टाइम तक, और कोई क्रॉप आप नहीं उगा सकते। लेकिन उनसे फोर्सफुली ब्रिटिशर्स करवाते थे ये चीज़। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट उनको इंस्पायर करा कि इसके अगेंस्ट आप लोग भी प्रोटेस्ट करो। फिर था खेड़ा मूवमेंट। अब खेड़ा मूवमेंट के अंदर क्या हुआ, जितने भी पीजेंट्स थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, गुजरात की एक जगह है ये स्पेसिफिकली, वो लोग रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, खेड़ा मूवमेंट के अंदर जितने बेचारे गुजराती लोग थे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के थे वो बेचारे अपना जो रेवेन्यू था, एक तरीके का टैक्स था, वो नहीं दे पा रहे थे ब्रिटिशर्स को। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया था ड्यू टू प्लेग एपिडेमिक। तो एपिडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी फैल गई थी वहाँ पर, काफ़ी खतरनाक बीमारी थी जो चूहे और अलग अलग तरीके ये जो जानवर होते हैं इनसे फैल जाती है। तो जितने भी क्रॉप्स थे वो चूहे वूहे उन क्रॉप्स को भी खा जाते थे, तो वो क्रॉप भी क्या हो जाते थे, इन्फेक्टेड हो जाते थे। तो ये समझ लो बहुत बुरी हालत हो गई थी यहाँ के लोगों की। लेकिन ब्रिटिशर्स उन्हें फोर्स करते थे कि भाई तुम टैक्स दो, टैक्स पे करो, हमें नहीं मतलब तुम बीमार हो या तुम मर रहे हो। तो ये चीज़ काफ़ी गलत थी। इस चीज़ के लिए भी गांधी जी ने उनका सपोर्ट करा। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है एपिडेमिक। अभी आपने कोविड-19 के बारे में बहुत बार सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज पेंडेमिक। अब एपिडेमिक का मतलब ये होता है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर देश है, जैसे इंडिया हो गई या इंडिया में कोई जगह हो गई, उधर कोई बीमारी फैल गई तो उसे हम लोग बोल देते हैं एपिडेमिक। अब कोई बीमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई है तो उसे हम लोग बोलते हैं पेंडेमिक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूवमेंट इन अहमदाबाद। 1918 के अंदर हमारी अहमदाबाद की मूवमेंट शुरू हुई। अब यहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया अमंग कॉटन मिल वर्कर्स, जो कि ब्रिटिश एट्रोसिटीज़, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स के अत्याचार थे उनसे परेशान हो गए थे बेचारे, बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। पता है क्या करा था ब्रिटिशर्स ने? काम भी एक्स्ट्रा कराते थे, तनख्वाह भी कम देते थे। तो गांधी जी ने उनकी हेल्प करी और यहाँ पर ये भी देखने को मिला था कि जितने बेचारे वर्कर्स थे उनकी 30% तक सैलरी इंक्रीज़ हो गई थी इस मूवमेंट के अंदर। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे तीनों मूवमेंट, आपको पता होने चाहिए। ये तीनों जगह सत्याग्रह गांधी जी ने सबसे पहले करा था। द रोलेट एक्ट 1999 के अंदर ये एक्ट लाया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि इंडियंस कुछ भी गलत चीज़ नहीं कर रहे, सत्याग्रह को फॉलो कर रहे हैं, ना लड़ाई कर रहे हैं ना झगड़ा कर रहे हैं, तो इन इंडियंस को शांत कैसे करा जाए। तभी लाया गया ये रोलेट एक्ट। इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को इमेंस पावर दे दी गई, एक तरीके से एनॉर्मस पावर दे दी गई, बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई, जिसके अंदर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सकती थी, मतलब दबा सकती थी। और डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जैसे कि आप मान लीजिए गांधी जी हो गए और भी कोई पॉलिटिकल लीडर हो गए, उनको सीधे के सीधे
जेल के अंदर डाल सकती थी विदाउट ट्रायल, मतलब उन्हें कोर्ट में पेश करे बिगर, ना उनकी कोई बात सुने बिगर, सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी गवर्नमेंट। तो आप सोच सकते हो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई थी कि उसका खात्मा होने वाला है, तो अब वो इतनी गलत चीज़ें कर रही थी। फिर बारी आती है जलियनवाला बाग मैसकर। अब यहाँ पर क्या होता है, बैसाखी का दिन होता है, सब लोग काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग प्रोटेस्टर्स भी होते हैं जलियनवाला बाग के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 13 अप्रैल 1999 की बात है कि पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है इस बाग के अंदर। और ये बाग जो है एक तरीके का एनक्लोज ग्राउंड था, मतलब बंद तरीके का ग्राउंड समझ लीजिए आप। तभी वहाँ पर आते हैं डायर और वो ब्लॉक कर देते हैं एग्जिट पॉइंट्स को। अब ये जो डायर हैं, ही इज़ अ ब्रिटिश आर्मी मैन। तो यहाँ पर देखिए एक तरीके का आप बोल सकते हैं लीडर या लीडिंग पर्सन। तो ये क्या करता है, ये ओपन फायर का सब लोगों को आदेश दे देता है, जो भी इसके अंडर सोल्जर्स वगैरह होते हैं उन्हें बोल देता है भाई देखो तुम्हें ओपन फायर करनी है। अब ओपन फायर का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ से सीधे सीधे बंदूकें चलाई गई और लोगों को डायरेक्टली मार दिया गया ऑन द क्राउड, जिसकी वजह से 100 ऑफ लोग मर चुके थे। अब देखो यहाँ पर ये एक तरीके का मास मर्डर हुआ, लेकिन हम लोग इसे मर्डर वर्ड यूज़ नहीं करते। जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मैसकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना गलत हुआ था इन लोगों के साथ। गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन दिखाया, मतलब कि आपको समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट चुप बैठने वाली नहीं है, और गवर्नमेंट को अब समझ में आ गया है कि अब उनको इंडियंस लोग डिसलाइक कर रहे हैं, पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एज द न्यूज स्प्रेड, स्ट्राइक्स, हर जगह स्ट्राइक्स होने लगी, क्लैशेस होने लगे, और जितने भी पुलिस वाले थे उनकी बहुत बुरी हालत कर दी हम इंडियन लोगों ने। हमने बोला भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे देश में ही आके हमारे लोगों को तुम मार रहे हो। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट भी चुप बैठने वाली नहीं थी, वो लोग भी बदला अच्छे तरीके से ले रहे थे, हमला कर रहे थे उन लोगों के ऊपर जो अटैक्स कर रहे थे इस टाइप के। गांधी जी ने बोला कि ये जो रोलेट सत्याग्रह है भाई इस चीज़ को बंद कर दो, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन होती जा रही थी, वॉयलेंस बढ़ता जा रहा था और गांधी जी वॉयलेंस के अगेंस्ट थे। फिर बारी आती है खिलाफत मूवमेंट की। अब ये खिलाफत मूवमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिशर्स बहुत चालाक लोग थे, नए नए रूल्स ले आते थे हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, हम लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो काफ़ी बड़े लेवल पे हो और एक बार में इन ब्रिटिशर्स को निकाल कर फेंक दिया जाए। तो गांधी जी ने सोचा कि अब मैं यार करूँ तो करूँ क्या, अगर कोई बड़ी मूवमेंट करनी है तो सब लोगों का साथ में होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर तो इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम होता रहता है, तो अब सब लोगों को साथ में कैसे लूँ। तभी एक मूवमेंट चल रही थी, एक अलग से प्रोटेस्ट चल रहा था जो था खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट को 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई लीड कर रहे थे, मतलब ये दोनों एक तरीके से इस पूरी मूवमेंट को देख रहे थे। अब आखिरकार ये खिलाफत मूवमेंट हो क्यों रही थी, मान लो ये इंडिया के लिए नहीं थी, इंडिया की आज़ादी के लिए नहीं थी, तो किस चीज़ के लिए थी। तो खिलाफत कमेटी को बनाया गया था जो कि बॉम्बे के अंदर बनी थी मार्च 1999 के अंदर, जिससे कि ये लोग डिफेंड कर सके खलीफा को, खलीफा जो कि ओटमैन एम्पायर के थे। अब इसके अंदर क्या हुआ था, देखो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो जो खलीफा थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही थी। अब ये खलीफा ओटमैन एम्पायर के जो खलीफा थे, खलीफा आप बिल्कुल एग्जैक्टली समझ गए होंगे, तो खलीफा के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही थी। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई थी। अब यहाँ पर जो ये खलीफा थे, इनके लिए स्पेशली इन्हें डिफेंड करने के लिए इंडिया तक में क्यों ये खिलाफत मूवमेंट हो रही थी, क्योंकि ये जो खलीफा थे ये एक तरीके के मुस्लिम स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब जैसे हमारे पंडित वगैरह होते हैं ऐसे ये भी एक स्पिरिचुअल लीडर थे। तो इनके सपोर्ट में पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग खड़े हो गए थे, और यहाँ पर इंडिया के अंदर भी ये दोनों भाई शौकत अली और मोहम्मद अली भी खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अब यहाँ पर गांधी जी को समझ में आ गया था कि ये एक बहुत अच्छा चांस है, जिस मौके का गांधी जी ने फ़ायदा भी उठाया बहुत अच्छे से। उन्होंने सोचा क्यों ना कन्वेंस कर लिया जाए इन दोनों भाइयों को कि ये लोग हमारी मूवमेंट को ज्वाइन कर लें। तो गांधी जी गए इन दोनों भाइयों के पास, इन्हें बताई पूरी सिचुएशन कि देखो यार तुम लोगों की बात तो बिल्कुल सही है, तुम्हारे जो
स्पिरिचुअल लीडर है उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, लेकिन तुम्हें भी देखो थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। जो हम लोग नॉन कॉरपोरेशन यानी कि जो स्वराज मूवमेंट कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन कैंपेन क्यों इसका नाम रखा गांधी जी ने? देखो अभी तक हम गांधी जी के अकॉर्डिंग और जितने भी हम इंडियंस थे हम सब कोऑपरेट करते आ रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। जैसा वो बोलते थे हम मान लेते थे उनकी बात। अगर हमारे ऊपर अत्याचार करते थे तो हम अत्याचारों को सह लेते थे। लेकिन अब हमें नॉन कॉरपोरेट करना था, नॉन कोऑपरेट करना था, हमें उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना था, मिलजुल के नहीं चलना था। सिंपली मतलब ये होता है कि हम उनके साथ मेलजोल बनाकर नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर यही हुआ, गांधी जी ने कन्विंस कर लिया इन दोनों भाइयों को, बोला कि भाई जो तुम्हारी खिलाफत मूवमेंट है हम इसमें तुम्हारा सपोर्ट करेंगे और तुम हमारा सपोर्ट करना नॉन कोऑपरेशन कैंपेन के अंदर। सारे जितने भी मुस्लिम ब्रदर्स हैं इनको तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि कैसे गांधी जी ने कन्विंस करा। फिर गांधी जी को कांग्रेस के पास जाना पड़ा। कांग्रेस को बोला कि भाई ये जो खिलाफत मूवमेंट चल रही है इसका तुम लोग सपोर्ट कर दो। कांग्रेस भी रेडी हो गई कि ठीक है हम लोग कर लेंगे इस चीज़ का सपोर्ट। फाइनली एक मीटिंग हुई, कांग्रेस का जो सेशन था नागपुर के अंदर दिसंबर 1920 के अंदर, वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया। मतलब फाइनली अब ये चीज़ शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें थी, ये मूवमेंट शुरू हो गया था। लेकिन ये मूवमेंट शुरू हो गया तो अब देखो अब इंस्टाग्राम भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, टीवी भी नहीं था तब जिसे प्रॉपर्ली हम लोग कंट्रोल कर सके, या रेडियो भी नहीं था। तो यहाँ पर हमारे कंट्रोल में ज़्यादातर चीज़ें नहीं थी। बस एक बात पूरे देश के अंदर फैली हुई थी कि गांधी जी हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरिंग स्ट्रैंड्स थे और इस मूवमेंट की। तो यहाँ पर हमें अलग अलग जगह इस मूवमेंट को लोग अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हुए दिखे। तो द नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921 के अंदर ये मूवमेंट शुरू हुई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद ये जो मूवमेंट है ये टाउन्स के अंदर कैसे गई? तो ये स्टार्ट हुई मिडिल क्लास लोगों के पार्टिसिपेशन से जो सिटीज़ के अंदर हैं। मिडिल क्लास लोग कौन थे? हम इंडियंस जो थे वो मिडिल क्लास ही थे ऑब्वियसली। तो हमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। तो हम लोगों ने ये खिलाफत मूवमेंट प्लस जो हमारी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है इसे शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, इन सब लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी। अब देख सकते हो कि स्टूडेंट्स तो वैसे ही पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन्होंने बोला भाई देखो स्टूडेंट्स ने पढ़ाई इसलिए छोड़ी, रीज़न ये था कि उस टाइम पे जो भी स्कूल्स थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे। तो स्टूडेंट्स ने बोला भाई देखो हम ब्रिटिशर्स से तो नहीं पढ़ने वाले, और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। टीचर्स जो थे उन्होंने भी बोला कि हाँ हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाले क्योंकि हम ब्रिटिशर्स की जॉब्स नहीं करने वाले। तो उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ दी। इसके बाद बारी आती है लॉयर्स की। लॉयर्स ने बोला भाई हम लोग भी काम नहीं करने वाले, लीगल प्रैक्टिस नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग भी किसका सपोर्ट करना चाहते हैं? गांधी जी का सपोर्ट करना चाहते हैं। और उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर्स वगैरह भी थे जिन्होंने इस चीज़ के अंदर गांधी जी का सपोर्ट करा। जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे उन्हें भी बायकॉट कर दिया। जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने, सिर्फ एक एक्सेप्शनल पार्टी थी जिसने इन्हें बायकॉट नहीं करा था। वो उसका रीज़न कुछ और ही था, थोड़ा डिफरेंट सा रीज़न है, नॉट रिलेवेंट टू दिस टॉपिक। तो यहाँ पर क्या होता है, जो काउंसिल इलेक्शंस थे उन्हें बायकॉट कर दिया। अभी काउंसिल इलेक्शन क्या होते हैं? ये वो वाले इलेक्शंस थे जो ब्रिटिशर्स कराते थे। तो स्पेशल सी बात है कि जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अगर वो कोई पॉलिटिकल इलेक्शन कराएंगे तो उस चीज़ के अगेंस्ट भी जितनी भी पार्टीज थी, जितने भी लोग थे वो खड़े थे। सब पार्टीज ने मना कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड। अब जो फॉरेन गुड्स थे, मतलब जो बाहर का विदेशों का सामान था, उसको लोगों ने बायकॉट कर दिया कि भाई हम लोग यहाँ का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, लिकर शॉप्स वर पिक्टेड। मतलब ये देखो इसका मतलब क्या होता है? पिक्टेड का मतलब बायकॉट, देखो यहाँ पर वर्ड है और यहाँ पर पिक्टेड का वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। पिक्टेड का मतलब सिंपल सा ये होता है कि लोगों को रोका जा रहा था दारू की दुकानों पे, जो वाइन होती है, इन सब की दुकानों पे जाने से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर उस समय ये जो वाइन वगैरह थी इसे इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने करा था इंडिया के अंदर, और वाइन को उस समय गलत माना जाता था, इसलिए वाइन को क्या करा, यहाँ पर रोक दिया गया। मूवमेंट इन द कंट्री साइड। अब कंट्री साइड किसे बोलते हैं आप लोगों को पता होगा। कंट्री साइड हम लोग बोलते हैं हमारे गांव को। तो ये मूवमेंट आखिर कंट्री साइड मतलब गांव वगैरह में कैसे वर्क कर रही थी? पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स टुक ओवर द स्ट्रगल विच टर्न्ड वॉयलेंट ग्रेजुअली। अब जो जितने भी पीजेंट्स थे और ट्राइबल्स थे, इन लोगों को समझ में आ गया कि गांधी बंदा है, ये हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो ये लोगों का क्या हुआ कि ये लोग पूरा ही मतलब देसी स्टाइल में आ गए
इन्होंने ब्रिटिशर्स की ढंग से पिटाई विटाई कर दी। कभी इनको घेर लिया, अगर कोई ब्रिटिशर जा रहा है कहीं खेत वगैरह में, उसे पकड़ लिया ब्रिटिशर लीडर को, उसको मार पिटाई कर दी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होने लगी। कई लोगों का तो इन्होंने मर्डर भी कर दिया गांव के अंदर। इन्हें लगने लगा कि भाई देखो, क्लियर बात है कि गांधी जी अब हमारे सपोर्ट में है, गांधी जी बदलाव लाएंगे तो हम ब्रिटिशर्स को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि गांधी राज आने वाला है। गांधी जी कुछ समय के अंदर पूरे इंडिया के ऊपर राज करने वाले हैं। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स के ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया था। बट आगे जाकर ब्रिटिशर्स ने इन्हें पकड़ लिया और पनिशमेंट वगैरह दी। बहुत बुरी इनकी हालत कर दी थी फिर पीजेंट्स की और ट्राइबल्स की। अब देखो, ये जो ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी होते हैं, उनसे क्या पंगा था इन ब्रिटिशर्स का? जो जंगल वगैरह थे उसमें जाने नहीं देते थे। हमारे ही जंगल और हमें ही हमारे जंगल्स में नहीं जाने दे रहे ब्रिटिशर्स। तो मतलब ये उनकी दादागिरी थी और ट्राइबल पीपल्स को गुस्सा आया तो उन्होंने भी पीट पाट दिया था ब्रिटिशर्स को। पीजेंट मूवमेंट इन अवध। द पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र इन अवध अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड तौलकदार्स। अब देखो, लड़ाई तो ये पूरी की पूरी आप देख रहे हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, लेकिन गांव के अंदर अलग ही चीज़ें चल रही थी। गांव के अंदर देखो, लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? एक जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, मतलब जो ज़मींदार हुआ करते थे और जो तौलकदार हुआ करते थे, ये काफ़ी ज़्यादा दबा कर रखते थे स्मॉल पीजेंट्स को। बेचारों से ज़्यादा काम कराया करते थे। बोलते थे अरे भाई तुम ज़्यादा काम करो, पैसे हम अपने हिसाब से देंगे। कभी कभी तो उन्हें सिर्फ खाना खिलाकर ही काम चला दिया करते थे। उन्हें तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं देते थे, काम कराते थे और खाना खिला देते थे। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो यहाँ पर बाबा रामचंद्र जी जो थे वो आए आगे और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो पीजेंट्स हैं उनके साथ। तो उन्होंने क्या करा, एक मूवमेंट को लीड करा अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तौलकदार्स। 1920 के अंदर औध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। तो बाबा रामचंद्र जी थे, वो थे और कुछ और लोग थे। इन सब ने क्या करा, किसान सभा को सेटअप करा, जिसके अंदर की प्रॉब्लम सुनी जाती थी जो भी पीजेंट्स वगैरह होते थे उनकी। मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। अलूरी सीताराम राजू लेड द ग्यूनरल वॉरफेयर इन द गुंडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अब देखो, यहाँ पर ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल, आप समझ सकते हो, पर्सन थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा बहुत सारे जितने भी ट्राइबल लोग थे उन्हें, आदिवासी लोगों को। उन्होंने बोला कि भाई देखो, जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये हमारी बात नहीं मानने वाले। गांधी जी ने बहुत समय तक समझा लिया कि प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, इनकी तो मार लगानी पड़ेगी। और उन्होंने ढंग से कूट दिया ब्रिटिशर्स को। अब तुम सोच नहीं सकते, घेर घेर के ब्रिटिशर्स को उन्होंने मारा। जंगल वंगल में कभी उल्टा लटका दिया पेड़ों से, कभी पेड़ के ऊपर बांध के आगे ब्रिटिशर्स को। तो बेचारे ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी इन्होंने हालत कर दी थी। मतलब सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन ये नॉन वायलेंस की तरफ नहीं जाते थे, ये थोड़ा वायलेंस की तरफ चले गए थे। मतलब मार पिटाई में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर इन्होंने सारे जितने भी ट्राइबल पीपल थे उन्हें इंस्पायर कर दिया। और यहाँ तक कि कुछ जो रेबल लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर भी अटैक करा। बोला कि लो बेटा, अब तो पुलिस स्टेशन को भी नहीं छोड़ेंगे। और पुलिस स्टेशन के अंदर आग भी लगा दी थी। राजू जो ये थे, हमारे लीडर थे राजू जी, इनको कैप्चर कर लिया और इनको एग्जीक्यूट, मतलब इनको ब्रिटिशर्स ने मरवा दिया 1924 के अंदर। ब्रिटिशर्स को काफ़ी इन पे, मतलब इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स थे ही क्रेजी, और फिर इनके ऊपर ढंग से अटैक कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लीडर थे, आप देख सकते हो। मतलब इनकी थोड़ी सी सोच अलग थी और इन्होंने ढंग से ब्रिटिशर्स की अच्छे वाली ट्रीटमेंट कर दिया था। अब स्वराज इन द प्लांटेशन। अब स्वराज फॉर द प्लांटेशन वर्कर, स्वराज मीन्स मूविंग फ्रीली। अब देखो, ये कुछ प्लांटेशन वर्कर्स थे। प्लांटेशन वर्कर जैसे आपकी चाय पत्ती हो गई और भी खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हो गई, इसमें जो वर्क करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स हो गए। तो इनके लिए जो स्वराज मूवमेंट था, मतलब जो गांधी जी का स्वराज मूवमेंट था, हर कोई अपना अलग ही उसका मतलब निकाल रहा था। तो इनके लिए क्या मतलब था उसका, कि मूविंग फ्रीली। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करना शुरू करा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट। 1859 के अंदर ये एक्ट लिखा गया था। इसके अगेंस्ट क्या हुआ कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। विच प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम लिविंग द प्लांटेशन विदाउट परमिशन। मतलब यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात ये थी कि ये जो बेचारे मजदूर लोग काम करा करते थे, जो वर्कर्स थे जो काम करते थे, इनको प्लांटेशन वाला एरिया छोड़ने की परमिशन नहीं थी।
क्यों नहीं थी? कि इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी तभी ये जा सकते थे। मतलब फ्रीली मान लो इनका मन करा अगर अपने गांव जाने का, घर जाने का, कहीं पे घूमने का, तो इन बेचारों को इस चीज़ की परमिशन नहीं थी। तो इन लोगों ने भी क्या करा, मतलब इन्होंने बोल दिया कि देखो स्वराज मूवमेंट आ रहा है, स्वराज मूवमेंट आ रहा है। इन्होंने भी पिटाई विटाई लगा दी जितने भी ब्रिटिश के ये जो थे लीडर्स वगैरह इनकी, और जो हमारी ब्रिटिश पुलिस वगैरह हो गई, इन सब लोगों की। लेकिन ये लोग पिटाई विटाई लगा के भागने लगे। तो इन्हें लगा कि चलो यार भागते हैं हम लोग, तो भाग जाएंगे इनकी पिटाई विटाई लगा के, और गांधी जी का राज आ ही जाएगा, तो ब्रिटिशर्स हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इनके साथ बेचारों के साथ गलत हो गया। ये जब भागने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे तो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, तो सारी जगह स्ट्राइक्स की वजह से ट्रेन रुकी हुई थी। अब ट्रेन मूव नहीं कर रही थी, तो अब ये कहाँ पर जाएं, क्या करें? अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको पता चल गया। उन्होंने इन सब लोगों को, जो बेचारे वर्कर्स थे, इन्हें घेरा और बहुत बुरी तरीके से इनकी पिटाई करी, बहुत बुरी तरीके से इन्हें टॉर्चर करा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, अभी तक आपको समझ में आएगा कि हर एक ग्रुप स्वराज का मतलब अपने हिसाब से निकाल रहा था, अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से स्वराज उन्हें बेनिफिट कर रहा था। जो गांधी राज एक वर्ड है यहाँ पर आया था कि गांधी राज जिस तरीके से हर ग्रुप को बेनिफिट कर रहा था, वो लोग उस तरीके से उसे इंटरप्रिटेट कर रहे थे। सिंपल सी बात ये है। तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जो भी हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, बहुत प्रिसाइजली पढ़ रहे हैं, जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हैं, और जिस तरीके से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हम लोग थोड़ा मोटिवेट हों और ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है। अगर आपको बिल्कुल ही हमारे ऊपर प्यार आ रहा है, दिल से सपोर्ट करना चाहते हो हमारे चैनल को, तो ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर भी बन सकते हो। कंटिन्यू करते हैं हमारे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। तो जनवरी 1922 के अंदर जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग विड्रॉ करने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी आपको पता चला कि जो स्वराज था, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसका सब लोग अलग ही मतलब निकाल रहे थे। सब लोग अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से इसका मतलब निकाल रहे थे। फरवरी 1922 के अंदर गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। बोल दिया देखो भाई, अब मैं इस मूवमेंट से आउट हूँ। बहुत सारे लीडर्स जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने फॉर्म करा स्वराज पार्टी को विद इन द कांग्रेस के अंदर ही, जो कि आर्ग्यू करे फॉर द रिटर्न ऑफ काउंसिल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या डिमांड करी कि देखो, जो ब्रिटिशर्स है वो तो इलेक्शन वगैरह रखते रहेंगे, तो हम लोगों का बेटर है कि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। आखिर ब्रिटिशर्स के इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके जीत कर हम कुछ चीज़ें तो कंट्रोल कर पाएंगे, बिल्कुल ही बाहर रहना काफ़ी गलत है। तो इन लोगों ने इस चीज़ को लेके आर्ग्यू करा। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने गांधी जी को ज्वाइन करा था, स्कूल जाना छोड़ दिया था बच्चों ने। अब वो लोग भी धीरे धीरे करके स्कूल जाने लगे। जैसे जैसे करके ये मूवमेंट्स ढीली पड़ती गई, ढीली मतलब कि थोड़ी सी वीक होने लगी। यंग लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने रेडिकल मास एजिटेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या करा, पुश करा, और बोला कि देखो यार, हम लोगों को अब रेडिकली मतलब लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, और फुल इंडिपेंडेंस के लिए अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ये लोग किस लिए वर्क कर रहे थे कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब फैक्टर्स कुछ थे जिनकी वजह से पूरी जो इंडियन पॉलिटिक्स थी वो शेप हुई 1920s के अंदर। सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। अब इस वर्ड का मतलब क्या है और इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? पूरी दुनिया के अंदर पैसे की तंगी होने लगी, काफ़ी ज़्यादा पैसा कम हो गया। एग्रीकल्चर जो प्राइजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो गए, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें थी उन सब का प्राइजेस कोलैप्स हो गया। आफ्टर 1930s डिमांड भी एग्रीकल्चर गुड्स की कम हो गई, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट मतलब जो हमारे यहाँ की चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट हुआ करती थी, जाती थी विदेशों के अंदर, वो भी कम जाने लगी या नहीं जाने लगी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। फिर क्या हुआ? फिर हुआ साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन के अंदर क्या था कि इसको टॉरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने क्या करा था, एक तरीके से बनाया था साइमन कमीशन को। तो इन लोगों ने क्या बोला था कि आप जाओ और देखो कि जो ये नेशनलिस्ट है, मतलब जो हम इंडियंस हैं, हम लोगों को क्या दिक्कत आ रही है,
और सजेस्ट कर लो, आप कुछ चेंजेस बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाए जाए जिससे कि ये जो नेशनलिस्ट हैं इंडिया के अंदर ये लोग चुप हो जाएं। तो यहाँ पर साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया। कमीशन इंडिया के अंदर कब आता है? 1928 के अंदर। और कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट करने लग जाती है इस कमीशन का, बोलती है कि भाई देखो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है अभी पता चलेगा। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। अब देखो साइमन कमीशन इसलिए गलत था क्योंकि देखो साइमन कमीशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडर और हमारी आज़ादी के लिए गलत थी। इस वजह से जो हमारे नेशनल कांग्रेस थी और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इसके अगेंस्ट थी। अब दिसंबर 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये बोला कि देखो भाई पूर्ण स्वराज की मैं डिमांड करता हूँ। अब पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने बोला भाई देखो ये ब्रिटिशर्स हमारी बातें प्यार से तो समझ नहीं रहे, ना ही ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज ला रहे, हमारी कोई सुनता भी नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। गांधी जी ने बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले करा। इसके बाद शुरू होता है सॉल्ट मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इस वर्ड का मतलब क्या है देखते हैं। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब ये होता है कि देखो जैसे हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ सिविल लॉज बनाए हुए हैं जो हम सब सिटीजन्स को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि देखो हमें टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है तो उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गांधी जी ने बोला कि हम लोग अब क्या करेंगे? सिविल डिसओबीडियंस करेंगे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हम लोग। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को दिखाया विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट मार्च। अब सॉल्ट मार्च के अंदर देखो क्या होता है। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को एज अ मीडियम चूज करा था सिविल डिसओबीडियंस को दिखाने के लिए, एज इट इज़ कंज्यूम्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब सॉल्ट को ही क्यों चुना? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, सबके सब सॉल्ट तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो गांधी जी ने सॉल्ट को इसलिए चूज़ करा। अब सॉल्ट मार्च के अंदर क्या हुआ कि सॉल्ट मार्च या फिर हम इसे क्या बोलते हैं प्यार से डांडी मार्च भी बोलते हैं, ये शुरू हुआ मार्च 12, 1930 को। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी रीच डांडी, अ विलेज इन गुजरात, एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय बॉइलिंग वाटर एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। हैं ये क्या हुआ? तो देखो सिंपल सी बात है, तब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग क्या करते थे कि जो भी सॉल्ट है उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे। सिंपली कोई भी सॉल्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता था, बना नहीं सकता था। अब सॉल्ट कैसे बनता था? कुछ भी नहीं बनाते थे। सॉल्ट में जो पानी होता था उसको गर्म कर लेते थे लोग, और जो नीचे बच जाता था वो सॉल्ट होता था, समुद्र का पानी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी ने इसी लॉ को ब्रेक कर दिया। ब्रिटिशर्स ने मना करा हुआ था कि ये चीज़ नहीं करनी, आपको वाटर को बॉयल नहीं करना और सॉल्ट को जो लास्ट में बचता है उसको डिपॉजिट या फिर अपने पास नहीं रखना। ये चीज़ अगेंस्ट लॉ है, इसके अंदर लॉ बनाया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन गांधी जी ने इस लॉ को ब्रेक कर दिया। तो यहीं से शुरू होता है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब अब लोगों को समझ में आ गया था कि जो इन ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया हम इन्हें फॉलो नहीं करने वाले। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। देखो कैसे डिफरेंट था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या हो रहा था कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, हम लोग गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे थे, लेकिन लॉ तो नहीं तोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ तो हमने लॉ ही गवर्नमेंट के तोड़ना शुरू कर दिए। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन। लोग अब कोऑपरेट तो कर ही नहीं रहे थे गवर्नमेंट के साथ, साथ ही में उन्हें यह भी बोला जा रहा था कि जो इन ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए हैं इनको तोड़ दो, ये बड़े बदतमीज हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा था। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो बाहर का सामान था उसको लोग बॉयकॉट कर रहे थे। टैक्स नहीं पे कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फॉरेस्ट लॉ जो थे वो सारे के सारे फॉरेस्ट लॉज को वो तोड़ रहे थे। इसी तरीके से और भी कुछ लॉज थे उन्हें लोग तोड़ रहे थे। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें थी ये हैं 3 चीज़ें जो लोगों ने करी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठने वाली थी, उन्होंने भी कठोर कदम लेना शुरू कर दिए इन सब लीडर्स के अगेंस्ट और लोगों के अगेंस्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी लीडर्स थे, गांधी जी को भी इंक्लूड करके और नेहरू जी को भी इंक्लूड करके, इन सब को जेल के अंदर डाल दिया, अरेस्ट कर लिया। बोला कि भाई देखो अब तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे हम लोग, तुम ज़्यादा ही हीरो बन रहे हो।
गांधी जी ने फिर दोबारा से इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, बोल दिया कि अब हम ऐसी कोई मूवमेंट कंटिन्यू नहीं करने वाले। फिर गांधी जी और इरविन का पैक्ट हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बातचीत हुई, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट टाइप हुआ। तो 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन, जो कि वाइसरॉय थे, जिन्होंने साइन करा था एक पैक्ट गांधी जी के साथ, इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द सेकेंड राउंड। अब इसी चीज़ को लेके गांधी जी दोबारा दिसंबर के अंदर गए लंदन, वहाँ पर उन्होंने बातचीत करी इसी चीज़ को लेकर। तो जब इस चीज़ को लेकर गांधी जी ने बातचीत करी, टेबल कॉन्फ्रेंस पे सब लोगों से मीटिंग करी, लेकिन इस चीज़ का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला और गांधी जी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर, दुखी होकर वापस आए। गांधी जी ने दोबारा से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया 1934 के अंदर, लेकिन अब इसकी लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे थे। लोग अब इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, जिसको गांधी जी ने रीलॉन्च करा था, इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। अब देखो इस चीज़ की वजह क्या थी, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। अब ये वाली जो मूवमेंट थी, सेकंड वाली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, जो गांधी जी ने रीलॉन्च करी थी लंदन से आके, इसको लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे? जो रिच पीजेंट्स थे वो लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे? क्योंकि रिच पीजेंट्स को ये लग रहा था कि जो रेवेन्यू टैक्स है उसको रिड्यूस करा जाए। ब्रिटिशर्स ने लेकिन इस रेवेन्यू टैक्स को रिड्यूस करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने लास्ट टाइम तो मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था जितने भी रिच पीजेंट्स थे, लेकिन इस बार उन्होंने रीजॉइन नहीं करा इस मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू रेट्स थे और जो रेवेन्यू टैक्सेस थे ये सब कम नहीं हुए थे। तो रिच पीजेंट्स को लगा यार ये तो देखो टाइम वेस्ट है, हम लोग अपना पैसा और टाइम वेस्ट करेंगे, हम लोग ऐसे किसी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। अब बारी आती है पुअर पीजेंट्स की। अब ये जो पुअर पीजेंट्स थे, इनको क्या चाहिए था कि जो भी लैंड, जहाँ पर भी हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं या जहाँ पर भी रह रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस लैंड का हमें किराया वगैरह ना देना पड़े, लिमिटेड हो जाए हमारे लैंड का किराया। लेकिन जो कांग्रेस थी वो पुअर पीजेंट्स की ये बात सुन नहीं रही थी। उसने बोला देखो भाई, हम लोग ये चीज़ तो बोल ही नहीं सकते, जिसकी ज़मीन है वो अपना किराया तो लेगा, रेंट तो लेगा। तो इस चीज़ को लेकर कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट नहीं करा। तो पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट इसलिए भी नहीं करा था कांग्रेस ने क्योंकि वो रिच पीजेंट्स को और लैंडलॉर्ड्स को अपसेट नहीं करना चाहती थी। अब जितने भी ये रिच पीजेंट्स थे और लैंडलॉर्ड्स थे, यही लोग थोड़ा बहुत पैसा दे दिया करते थे कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को भी वर्क करने के लिए, काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी उस समय। तो यहाँ पर कांग्रेस को ये डर था कि देखो ये लोग तो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, कौन? रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स, ये हमारी बिल्कुल ही हेल्प करना बंद कर देंगे अगर हमने पुअर पीजेंट्स का इस चीज़ में साथ दिया तो। फिर बात करते हैं बिजनेस क्लासेस की। आफ्टर द वॉर देयर ह्यूज प्रॉफिट्स वर रिड्यूस्ड। अब जो ये बिजनेस क्लासेस थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन लोगों का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। तो ये क्या चाहते थे? ये प्रोटेक्शन चाहते थे अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब सिंपल सी बात है, देखो इन लोगों को लॉस क्यों हो रहा था? मान लो अगर चीनी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी, तो 1 किलो चीनी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुई, फॉर एग्जांपल कंप्लीट इंडिया के अंदर सिर्फ 1 किलो चीनी प्रोड्यूस हुई है, तो उस चीनी को जब ये सेल करेंगे बिजनेसमैन, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकेगी। लेकिन यहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? इस चीनी को बाहर से इंपोर्ट कर लेती थी, विदेशों से उठा लेती थी, इंपोर्ट कर लेती थी। तो 1 kg मान लो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुई, विदेश से ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लो 10 kg और चीनी ली है, तो अब कितनी टोटल चीनी हो गई इंडिया के अंदर? 11 kg चीनी हो गई है एग्जाम्पल के लिए। ये जो 11 kg चीनी हुई, अब ये तो थोड़ी सस्ती बिकेगी ना, वो जो 1 kg वाली चीनी थी सिर्फ उससे। तो यहाँ पर बिजनेस क्लासेस को इस चीज़ को लेकर लॉस हो रहा था। तो वो लोग ये बोल रहे थे कि जो इंपोर्ट है फॉरेन गुड्स का, इसे रोक दिया जाए, बाहर से कोई विदेशों से चीज़ें आ रही है उन्हें रोक दिया जाए। तो ये द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ वाज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड बिजनेस डिसरप्शन, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंग कांग्रेस फोर्स देम नॉट टू ज्वाइन द मूवमेंट। अब देखो जो कुछ सोशलिज्म भी देखने को मिल रहा था कांग्रेस के अंदर। अब सोशलिज्म के अंदर क्या हुआ था? बेसिकली कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो रिच पीजेंट्स हैं, जो ये रिच लोग हैं, बिजनेसमैन्स हैं, इनके पास सारी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, इनके पास पैसा नहीं रहना चाहिए। तो बिजनेसमैन इस चीज़ को भी लेकर डरे हुए थे कि ऐसा ना हो कि अगर कांग्रेस इस चीज़ को लेकर सक्सेसफुल हो जाए तो ये लोग हमारी ज़मीन वगैरह ना छीन लें। और साथ ही में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था तो बिज़नेस में तो लॉस हो ही रहा था। तो ये सारी चीज़ें देखकर बिजनेस क्लासेस ने सपोर्ट नहीं करा। फिर आती हैं वुमेन्स ने प्रोटेस्ट और मार्चेस के अंदर पूरा सपोर्ट दिया था, यहाँ तक कि जो सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रोसेस था उसके अंदर भी सपोर्ट करा था।
और जो फॉरेन क्लोथ थे इनकी पिक्टेड करा था, मतलब पिक्टेड फॉरेन क्लोथ मतलब कि फॉरेन क्लोथ्स लेने से इन्होंने रोका था और लिक्विड शॉप पे भी लोगों को जाने से रोका था वुमेन्स ने। लेकिन कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट थी, वो अलाउ नहीं कर रही थी किसी भी वुमेन को टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई पावरफुल पोजीशन कोई वुमेन ले उस समय उस चीज़ को कांग्रेस अलाउ नहीं कर रही थी। तो इसकी वजह से वुमेन्स को भी गुस्सा आया, बोल रहे कि देखो हमें तो लीडर बना नहीं रहे ये लोग, बड़े बदतमीज़ है, हमारी तो बात सुन ही नहीं रहे, तो हम लोग क्यों इनका साथ दें। तो यहाँ पर वुमेन्स भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, द दलित्स और द अनटचेबल डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, they demanded reservation of seat, separate electorates। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो दलित्स थे और अनटचेबल्स थे इन लोगों ने बोला कि भाई देखो हम भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इन लोगों ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करा क्योंकि ये चाहते थे कि हमें रिजर्वेशन मिले सीट्स का, मतलब जो कुछ सेलेक्टेड जगहें हैं वहाँ से हमें रिजर्वेशन मिले, हमें भी राइट मिले। अब रिजर्वेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो दलित्स थे इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी और जो अनटचेबल लोग थे इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी। तो इन्हें क्या चाहिए था, इन्हें मान लो जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 80 मार्क्स चाहिए नॉर्मल लोगों को। तो दलित ये डिमांड कर रहे थे कि देखो हम लोगों ने इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करी हैं तो हमें 80 मार्क्स की जगह कुछ कंसेशन दिया जाए, उस चीज़ में 65 मार्क्स हमें लाने पड़े और हमारी जॉब लग जाए। इसी तरीके से ये लोग पॉलिटिक्स के अंदर भी चाह रहे थे कि कुछ जो सीट्स हैं, जैसे कि मान लो 100 सीट्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, तो दलित ये बोल रहे थे कि कुछ जो 20 सीट्स हैं वो सिर्फ दलित लोगों के लिए रिजर्व हो जाए, उन 100 सीट्स में से हमारे 20 लीडर्स उधर जाकर बैठ सके। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि लीडर थे दलित्स के, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई 1930 के अंदर जिसे उन्होंने बोला डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, मतलब ये उन लोगों के लिए जो बेचारे दुखी थे, परेशान थे, उनके लिए बनाई गई थी एसोसिएशन। यहाँ तक कि उनका क्लैश भी हुआ था, मतलब थोड़ी सी बातचीत में लड़ाई झगड़ा टाइप भी हुआ था विद गांधी जी। पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड BR अम्बेडकर कब हुआ था? ये पूना पैक्ट 1932 के अंदर, जिसके अंदर रिजर्व सीट्स का राइट मिला था। कहां पर? प्रोविजनल और सेंट्रल काउंसिल के अंदर, बट वर वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट। तो यहां पर जनरल लोग वोट करेंगे, लेकिन यहां पर उन्हें गांधी जी ने परमिशन दे दी थी, जैसे 100 में से 20 सीट्स वाला जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, वैसी ही गांधी जी ने परमिशन दे दी थी कि हाँ अब आपकी भी हम लोग सीट्स रिजर्व रखेंगे, आपको भी जगह देंगे। उसके बाद आते हैं लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, MA जिन्ना क्या चाहते थे? जिन्ना चाहते थे कि रिजर्व सीट्स मुस्लिम्स के लिए भी हों सेंट्रल असेंबली के अंदर। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम जो थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे वो ये चाह रहे थे कि हमें भी अलग से रिजर्वेशन मिले, हमें भी अलग से राइट मिले। अब सबको रिजर्वेशन मिलता जाएगा तो कैसे बात बनेगी? तो यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के पार्ट भी नहीं थे। अब यहाँ पर देखो आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स केम पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर सोचने लगे, रहने लगे, एक कलेक्टिव बिलोंगिंग आने लगी हम लोगों के अंदर, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी थी, ब्रिटिशर्स ने हमें इतना टॉर्चर करा था, ये सारी चीज़ें देखी गई। हिस्ट्री एंड फिक्शन, अब देखो हम लोगों को जोड़ने वाली एक और चीज़ भी थी, हिस्ट्री और फिक्शन, मतलब जो हम लोग कहानियाँ सुनते हैं नानी दादी की, इस टाइप की कहानियाँ हो गई, सॉन्ग्स हो गए, कुछ पॉपुलर प्रिंट्स हो गए, सिंबल्स हो गए, इन सब चीज़ों से भी हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। और इन्हीं चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था हमारे नेशनल मूवमेंट के अंदर। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। अब गांधी जी ने 1921 तक एक स्वराज फ्लैग बना दिया था। ये जो स्वराज फ्लैग था ये ट्री कलर था, मतलब 3 कलर थे स्वराज फ्लैग के अंदर। कौन कौन से? रेड, ग्रीन, वाइट, जैसा अभी हमारे फ्लैग के अंदर है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही था। और सेंटर के अंदर इसके अंदर था एक स्पिनिंग व्हील, एक चक्रा था गोल सा, वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट था। अब यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है ये खत्म होता है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। मैं इस चैप्टर के रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जिसको मैं फटाफट निकाल लेता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली सत्याग्रह, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इसको आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं और ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो बोर्ड्स में आता ही आता है, तीन नंबर के लिए आपके लिए आ जाता है। तो इसलिए आपको ये आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो और ऐसे ही वीडियोस के लिए तो उस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबर जरूर बनना। क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मनु से ज्ञान लेते रहो।